डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में आज हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है डिस्काउंट्स। नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा है ये डिस्काउंट्स क्या होते हैं। ये कारोबार में बहुत ही एक अट्रैक्टिव सी चीज़ होती है बिज़नेस करने के लिए। डिस्काउंट्स आपको मिलता भी है, डिस्काउंट्स आप देते भी हैं। अगर डिस्काउंट्स ना हो तो कारोबार जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आपके साथ आपके कंपेटिटर्स भी हैं तो। अब आप बोलेंगे सर आप तो डिस्काउंट देते ही नहीं हैं, आपकी प्राइस तो बिल्कुल एकदम आप कोई बात ही नहीं करते हैं। तो भाई मेरी जो फ़ीस है वो ऑलरेडी इतनी डिस्काउंटेड फ़ीस है कि अब इसमें अगर मैं डिस्काउंट करता हूँ तो फिर वो बहुत फ़ीस की बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है। बहरहाल, तो बहुत सारे आपने ब्रांड्स देखे हैं और कारोबार देखे हैं जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं। अब ये डिस्काउंट्स क्या होते हैं, ज़रा इसके बारे में हम बात करते हैं कारोबार के हवाले से, यानी अकाउंटिंग के हवाले से डिस्काउंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी जगहों पर ये डिस्काउंट्स जो है वो हमारे यूज़ किए जाएंगे। जैसे जब आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्काउंट्स का जिक्र आएगा। इसके अलावा जब हम कैश बुक पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्काउंट्स का जिक्र आएगा। तो इसे समझना अभी से बहुत ज़रूरी है कि ये डिस्काउंट्स क्या हैं और कैसे इसको अकाउंटिंग में डील किया जाता है। अच्छा भाई, डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइस, यानी कि अगर आप कीमत को कम कर देते हैं तो कीमत में कमी को कहा जाता है डिस्काउंट। सही है भाई। जो भी किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होती है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस पे आप थोड़ी सी नरमी इख्तियार कर लेते हैं, अगर आप बेच रहे हैं तो, या अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस में अगर किसी किस्म की कोई कमी आ जाती है तो उस कमी को कहा जाता है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट अकाउंटिंग में दो तरह के डिस्काउंट पाए जाते हैं। एक कहलाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कहलाता है आपका कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट से मुराद ये होती है कि जिस वक्त आप सामान ख़रीदने गए हैं बाज़ार से, ठीक है, आपने दुकानदार से एक प्रोडक्ट की प्राइस पूछी, दुकानदार ने आपको उस प्रोडक्ट की एक प्राइस बताई। दुकानदार ने जैसे ही आपको प्राइस बताई, आपका गुस्से से बुरा हाल हो गया। अरे ये क्या, इतनी महंगी प्राइस! अच्छा, बाकी दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में तो कम से कम ये है, पाकिस्तान इंडिया में तो ये है कि अगर आपको सब्ज़ी वाला ही भी ये बोल दे कि बाजी ये धनिया जो है वो 10 रुपये क्या है, हाँ 10 रुपये, इतना महंगा, ये क्या कैसी बात कर रहे हो तुम। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें कोई शख्स किसी प्रोडक्ट की प्राइस बता दे तो हमें लगता है कि इसकी कीमत कम करवाना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, बेशक वो कम से कम प्राइस क्यों ना बता दे, लेकिन कम करवाना हमारा फ़र्ज़ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी कारोबार में भी होता है कि दुकानदार से आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस पूछी, दुकानदार ने आपको उसकी प्रोडक्ट की एक प्राइस बताई। अब वो आपको कम लगी ज़्यादा लगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने बोला कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हमें डिस्काउंट दे दो। बातचीत की, बारगेनिंग की। तो बारगेनिंग करने से ऑन द स्पॉट उसी वक्त दुकानदार ने प्रोडक्ट की कीमत में थोड़ी सी कमी कर दी, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ये डिस्काउंट और भी तरह से मिल सकता है। मिसाल के तौर पर सेल लगी हुई है तो वो भी डिस्काउंट है, या दुकानदार कहता है कि अगर ज़्यादा मकदार में आप सामान ख़रीद लेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, वो भी डिस्काउंट है। तो ये सब एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर। वैसे तो अलग अलग है लेकिन एक ही कैटेगरी के अंदर फ़िलहाल इसको शामिल कर लेते हैं। तो ऑन द स्पॉट जो हमें डिस्काउंट हासिल हो रहा है, ऑन द स्पॉट उसी वक्त प्राइस की कीमत में जो डिस्काउंट हासिल हमें हो जाता है, उस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। रिकॉर्ड ना करने से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रोडक्ट पूछी और उस प्रोडक्ट की प्राइस है फॉर एग्जांपल $2000। आपने दुकानदार से कहा ये बहुत महंगी है, मुझे डिस्काउंट दे दो। दुकानदार ने आपको इस पर $100 का डिस्काउंट दे दिया। अब वही प्रोडक्ट आपको मिलेगी $1900 की। तो जब दुकानदार स्लिप बनाएगा तो स्लिप पर भी लिखेगा $1900। आप जब उसे लेकर आएंगे अपने पास तो आप भी अपने पास उसे लिखेंगे $1900 की। यानी आप ये नहीं लिखेंगे कि 2000 की चीज़ लेकर आया, 100 का इस पर डिस्काउंट मिला तो अब ये चीज़ मुझे 1900 की पड़ी। नो, आप डायरेक्ट उसकी प्राइस लिखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं ये प्रोडक्ट हमें ख़रीदने के बाद कितने की पड़ी है, $1900 की पड़ी है। सही है जनाब। तो इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में शो नहीं किया था। शो ना करने से मुराद ये है कि किसी भी लेजर में, किसी भी अकाउंट में इसकी कोई पोस्टिंग नहीं की जाती, कोई एंट्री इसकी रिकॉर्ड नहीं की जाती, यानी कि ये डिस्काउंट आपको अपनी बुक्स में कहीं नज़र नहीं आएगा। डायरेक्ट डिस्काउंट के बाद वाली जो प्राइस होगी वो प्राइस आपको नज़र आएगी। अब आते हैं कैश डिस्काउंट पर। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है?
यहाँ पे आपको जाहिर हो रहा है कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड इन बुक्स, इसे आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स में रिकॉर्ड करने से मुराद ये है कि ये आपकी बुक्स में शो होगा कि डिस्काउंट मिला है या दिया है, जो भी है डिस्काउंट आपकी बुक्स में जाहिर होगा, नुमाया होगा, शो होगा। अब कैश डिस्काउंट से क्या मुराद होती है? कैश डिस्काउंट से मुराद ये होती है कि अगर आप अपने सप्लायर को अर्ली पेमेंट कर देते हैं। अर्ली पेमेंट से मुराद ये है कि सप्लायर ने आपसे कहा था कि आप 30 दिन में मुझे इस सामान की पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 30 के बजाय अगर आप 10 दिन में मुझे ये पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको इस पर कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। आपने बोला ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें वैसे भी 30 दिन में पैसे देने, क्यों ना हम 10 दिन में पैसे देकर उस डिस्काउंट को अवेल कर लें। तो आपने 10 दिन में अगर पेमेंट कर दी तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से ये डिस्काउंट आप अपने कस्टमर्स को भी दे सकते हैं कि अगर आप ये पैसे मुझे जल्दी दे देंगे पर्टिकुलर डे के अंदर, तो मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये डिस्काउंट मिला नहीं है, ये डिस्काउंट कंडीशनल है। कंडीशनल से मुराद ये है कि अगर आप पर्टिकुलर डे के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो ये डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप उस ड्यूरेशन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसीलिए इस डिस्काउंट को हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं, पहले से इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बाद में जब ये डिस्काउंट मिल जाता है या दे दिया जाता है तब हम इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या बनता है? कैश डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ खरीदी है और उसकी पेमेंट आपको 15 डेज़ के अंदर अंदर करनी है, और दुकानदार ये कहता है कि 15 के बजाय अगर 5 डेज़ में आप मुझे इसके पैसे दे देंगे तो मैं आपको इसकी कीमत थोड़ी सी और कम कर दूंगा। आपने बोला ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश वक्त पर पे करने की वजह से हमें ये डिस्काउंट हासिल हुआ, इस डिस्काउंट को हम नाम देते हैं कैश डिस्काउंट। इस डिस्काउंट की वजह क्या है, मतलब कारोबार में इस डिस्काउंट को क्यों शामिल किया जाता है? भाई इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। पहली वजह तो इसकी जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, आपने जितने भी का भी सामान बेचा, कस्टमर आपको उसके पैसे देगा ही देगा, लेकिन आप उसे कहते हैं कि ठीक है आप 30 डेज़ में पेमेंट कर सकते हैं। 30 के बजाय अगर आप 5 डेज़ में पेमेंट कर दें तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। कस्टमर बोलेगा, जो लॉयल कस्टमर है वो कहेगा कि मुझे तो वैसे भी 30 डेज़ में पेमेंट करनी ही थी, क्यों ना मैं 5 डेज़ में पेमेंट कर दूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 1, इससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, नंबर 2, आपका जो कैश फ्लो है यानी जो पैसा है वो जल्दी आपको रिकवर हो जाता है। जो पैसा आपको 30 दिन में रिकवर होना था वो पैसा आपको 5 दिन में, 10 दिन में क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो इस डिस्काउंट की वजह से, हालांकि ये बहुत माइनर सा डिस्काउंट होता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते आप, बहुत छोटा सा डिस्काउंट देते हैं, 2%, 3%, 5%, बहुत छोटा सा डिस्काउंट देकर आप अपने कारोबार में कैश को बहुत जल्दी इनफ्लो की तरफ ला सकते हैं, यानी बहुत जल्दी आपके कारोबार में पैसा आ सकता है। उधार देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उधार नहीं दिया तो कस्टमर आपसे काम नहीं करता, क्योंकि कारोबार में उधार ज़रूरी है। ठीक है, कारोबार को मतलब कारोबार में उधार देना भी ज़रूरी है, और उधार का पैसा जल्दी वापस आना भी बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी वापस लाने के लिए आप कस्टमर्स को इस किस्म के डिस्काउंट्स की ऑफ़र करते हैं ताकि कस्टमर आपको अर्ली पेमेंट करे और आपके पास पैसा जल्दी आ जाए। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हमने पढ़ लिया। ट्रेड डिस्काउंट, उसी वक्त बातचीत करने से जो डिस्काउंट मिल जाए उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, जो अर्ली पेमेंट पे आपको डिस्काउंट मिलता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड और एक कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है? डिस्काउंट रिसीव का मतलब ये है कि आपने किसी से सामान परचेज किया था, ख़रीदा था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल $6,000 का, उसने कहा था कि अगर जल्दी पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें $500 का डिस्काउंट दे दूंगा। आपने बोला बहुत अच्छी बात है भाई। तो $6,000 का आपने सामान ख़रीदा, अब दुकानदार ने आपको अर्ली पेमेंट की वजह से उस पर $500 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको डिस्काउंट क्या हुआ, रिसीव हुआ, आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, और जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है यानी कि आपके लिए डिस्काउंट आपके पास आ रहा है। ठीक है, पहले आपके पास डिस्काउंट नहीं था लेकिन अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो सोचिए आपके लिए क्या है, सर ये हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए आमदनी है ना, इससे हमारा खर्चा कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे अखराजात कम हो जाएंगे। इससे डिस्काउंट मिलेगा तो चीज़ों की कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी तो इससे मेरी आमदनी यानी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो डिस्काउंट अगर मुझे रिसीव हो जाए तो वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, वो मेरे लिए इनकम के मायने रखता है, ये मेरे लिए इनकम है। इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब ये है कि आपने कस्टमर को सामान बेचा था, ठीक है, अब कस्टमर ने आपको उसकी अर्ली पेमेंट कर दी है, जल्दी पेमेंट कर दी है, तो आपने उसे बोला ठीक है मैंने आपको इस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया। जब आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं सेल्स पर तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। अब जब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो इसमें आप
आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है कि आपने अगर $6000 की चीज़ बेची है तो आपके पास $6000 आना चाहिए थे, लेकिन आपने अगर उस पर $500 का डिस्काउंट दे दिया तो अब आपके पास $6000 नहीं आएंगे, अब आपके पास $5500 आएंगे, यानी ₹500 आपके यूँ समझिए खर्च हो गए, है ना, खर्च हो गए आपके। तो 500 आपके क्या बन गए, एक्सपेंस बन गए। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम है। यानी अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है परचेज पर तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी हमारे लिए इनकम है। और अगर हम डिस्काउंट देते हैं कस्टमर्स को सेल पर तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, यानी वो हमारे लिए एक्सपेंस है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की भी और कैश डिस्काउंट की भी, ताकि हमें बात समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, purchased goods on credit from AB company, list price $5000, subject to a trade discount of 10% and cash discount of 2% if payment is made in 10 days। ठीक है भाई, अज्यूम करते हैं कि हमने 10 डेज़ में पेमेंट कर दी। उम्मीद है आपको अंग्रेजी समझ में आ गई होगी कि हमने AB कंपनी से सामान ख़रीदा है जिसकी लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस का मतलब है सामान हमने पूछा है, ये एक सामान की ख़रीदने वाली कीमत नहीं है, ये तो पूछने वाली कीमत है। कभी आप गाय लेने जाते हैं मंडी में या कोई और सामान लेने जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो आप जब सामान देखते हैं तो आप पहले पूछते हैं कि भाई चीज़ कितने की है। दुकानदार जो भी कीमत बताता है आपको पता ही है, तो सिर्फ बता रहा है, इतने में देगा थोड़ी, ये भी तो बातचीत होगी, कीमत कम होगी। तो बताने वाली कीमत को हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। फिर दुकानदार से बातचीत हुई, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, दुकानदार ने आपको इस पर 10% डिस्काउंट दे दिया। एंड कैश डिस्काउंट 2%, और कैश डिस्काउंट उस वक्त मिलेगा जब पेमेंट आप कर देंगे 10 डेज़ के अंदर, और अज्यूम करते हैं कि हमने पेमेंट 10 डेज़ के अंदर कर दी है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट की। 5000 की गुड्स है, यानी 5000 उसकी लिस्ट प्राइस है, इस पर आपको 10% क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट। ये सवाल में लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 5000 का 10% अगर कैलकुलेट करें, यानी 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ जाता है 500। यानी 5000 की गुड्स पे दुकानदार ने हमें उसी वक्त $500 का दे दिया डिस्काउंट। तो ये प्रोडक्ट उसी वक्त हमें कितने की पड़ जाएगी, $4500 की, यानी कि इसकी इनवॉइस प्राइस होगी। यानी जब दुकानदार बिल बनाएगा तो उस बिल पर $5000 नहीं लिखेगा, बल्कि उस बिल पर लिखेगा $4500, यानी वो सामान हमें पड़ेगा $4500 का। $500 का हमें उसी वक्त डिस्काउंट मिल गया। उसी वक्त जो डिस्काउंट मिल जाए उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब इसको हम जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो भाई देखिए, हमने गुड्स परचेज़ की है। ठीक है, गुड्स परचेज़ करने के लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अच्छा सॉरी, पहले कैश डिस्काउंट भी डील कर लेता हूँ, चले आपके साथ पहले कैश डिस्काउंट भी डील, पहले एंट्री की तरफ एक साथ चलेंगे। कैश डिस्काउंट, अब आपने फॉर एग्जांपल 10 डेज़ में पेमेंट कर दी तो आपको एक और डिस्काउंट मिलेगा 2%। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि पुराना वाला डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, नहीं जी, पुराना वाला डिस्काउंट आपको मिल चुका है। अब अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो दोबारा एक और डिस्काउंट मिलेगा 2%, जिसे आप नाम देंगे कैश डिस्काउंट का। अब ये 2% हमें डिस्काउंट मिलता है क्योंकि हमने 10 डेज़ में पेमेंट कर दी है। अब ये डिस्काउंट किस प्राइस पर मिलेगा, क्या ये 5000 पर मिलेगा, तो दुकानदार बोलेगा नहीं जनाब, आप प्रोडक्ट की प्राइस तो 5000 है ही नहीं। अब जो आपको मैंने प्रोडक्ट बेची है उसकी कीमत कितनी है, $4500 है, तो डिस्काउंट भी इसी $4500 पर दिया जाएगा। तो $4500 का जब आप 2% कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है 90। ठीक है जनाब, मेरे हिसाब से तो 90 बनता है, आप चेक कर लीजिएगा, पता नहीं क्या बनता होगा। तो $90 का हमें दोबारा से डिस्काउंट मिलेगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, कैश डिस्काउंट। तो अब ये प्रोडक्ट मुझे कितने की पड़ जाएगी, 4500 में से $90 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये प्रोडक्ट मुझे, ये वाला डिस्काउंट माइनस करने के बाद पड़ जाती है $4410 की, यानी जो इसकी नेट कैश प्राइस बनती है फाइनली ये प्रोडक्ट मुझे पड़ेगी $4410 की। ठीक है, अब इसकी रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। परचेज़ करने के लिए मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, जब मैंने गुड्स परचेज़ की, जिस दिन मैंने ख़रीदी उस दिन की बात करता हूँ। तो मैंने गुड्स परचेज़ की है, मेरे पास गुड्स आ रही है, परचेजेज है, तो गुड्स जब मेरे पास आएगी तो मैं उसे कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, डेबिट साइड पर। किस नाम से, परचेजेस के नाम से। किस प्राइस पर रिकॉर्ड करूँगा, जिस दिन मैंने ख़रीदी है उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो उस दिन जो मैंने गुड्स ख़रीदी, क्या वो मैंने 5000 की ली, नहीं। क्या उस दिन मैंने 4500 की ली या $4410 की ली, तो इसका जवाब होगा जिस दिन मैंने ये सामान ख़रीदा है उस दिन ये सामान मुझे पड़ा है $4500 का। उस दिन मुझे 5000 का नहीं पड़ा क्योंकि डिस्काउंट उसी वक्त मिल गया था। उस दिन मुझे $4410 का नहीं पड़ा क्योंकि ये वाला डिस्काउंट मुझे उस दिन नहीं मिला जिस दिन मैंने सामान ख़रीदा है।
तो सामान जिस दिन ख़रीदा उस दिन मुझे गुड्स पड़ी है $4,500 की, तो मैं एंट्री बनाऊंगा परचेजेस डेबिट $4,500 से, यानी परचेज को मैं डेबिट साइड पर लिखूंगा। और ट्रेड पेबल, क्योंकि मुझे उधार देना है, किसको उधार देना है, ए बी कंपनी को, तो ट्रेड पेबल ए बी कंपनी का नाम लिख दिया जाएगा क्रेडिट साइड पर 4,500, क्योंकि कितने पैसे देने हैं मुझे, $4,500। सामान खरीदा है $4,500 का और उधार देना है $4,500। अब अगर आप देखें तो इसमें कहीं पर भी ये वाला जो डिस्काउंट था 500 जो डिस्काउंट मुझे मिला ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कहीं पर भी मेरी एंट्री में ज़ाहिर नहीं हो रहा, यानी शो नहीं हो रहा। ठीक है, यही मैंने आपको पीछे बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स में शो नहीं करते, यानी ये हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी शो नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पर कहीं पर भी शो नहीं हो रहा। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगली एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम पेमेंट की। ये जो हमें पेमेंट करनी थी ए बी कंपनी को, कितनी पेमेंट करनी है, $4,500 की हमें पेमेंट करनी है। अब 10 दिन के अंदर अंदर फॉर एग्जांपल हमने इसकी पेमेंट कर दी। जब पेमेंट कर दी तो जो हम पर ये लाइबिलिटी थी, सही है, ट्रेड पेबल जो है वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कहाँ लिखी हुई है, क्रेडिट साइड पर, होती है क्रेडिट साइड पर। अब अगर मैं इस लाइबिलिटी की पेमेंट कर देता हूँ तो ये लाइबिलिटी मेरे सर पर से ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसे कहाँ लिख दूंगा, डेबिट साइड पर सेम अमाउंट से, यानी ए बी कंपनी डेबिट साइड पर 4,500 डेबिट साइड पर। अब लाइबिलिटी पे करने के लिए मैं क्या पे करूंगा, लाइबिलिटी पे करने के लिए सर आप कैश पे करेंगे, तो कैश जब पे करूंगा तो कैश मेरे पास से जाएगा, एसेट जाएगा, कैश जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। सवाल ये पैदा होता है क्या मैं 4,500 ही कैश पे करूंगा, तो इसका जवाब है नहीं। सर आप कैश पे करेंगे $4,410, तो कैश मेरे पास से जाएगा $4,410, तो कैश को मैं क्रेडिट करूंगा $4,410 से। जितना अमाउंट डेबिट में होना चाहिए उतना ही अमाउंट क्रेडिट में भी होना चाहिए, लेकिन डेबिट में तो सर आपने लिखे 4,500 और क्रेडिट में आपने लिखे 4,410। इसका मतलब कि सर आपकी एंट्री बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में एक डिस्काउंट मुझे मिला है $90 का, और वो कौन सा डिस्काउंट है, वो कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट दो तरह के हैं, या तो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है या डिस्काउंट हमने अलाउ किया है। तो यहाँ पर हमने सामान ख़रीदा था तो हमें डिस्काउंट मिला है, तो इस डिस्काउंट को मैं किस नाम से लिखूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से लिखूंगा। कितना, $90 का। और ये डिस्काउंट क्योंकि मुझे मिला है तो ये मेरे लिए इनकम है, और मेरी इनकम क्या हो गई है, मेरी इनकम बढ़ी है, डिस्काउंट मिलेगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं, इनकम बढ़ती है तो लिखते हैं क्रेडिट साइड पर, यानी कि ट्रेड पेबल को लिखा जाएगा डेबिट साइड पर, कैश को लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर, और डिस्काउंट रिसीव को भी लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर। अब मेरी एंट्री बैलेंस हो गई है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपकी एंट्री में कैश डिस्काउंट शो हो रहा है 90,000, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी शो नहीं हो रहा, लेकिन कैश डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव के नाम से यहाँ पर शो किया जा रहा है। ठीक है जनाब, एक और देखते हैं। Sold goods on credit from AB company list price 10,000 subject to a trade discount of 5% and cash discount 2% if payment is made within 10 days। बिल्कुल सेम वही सिनेरियो है, बस अब हमने गुड्स खरीदी नहीं है बल्कि बेची है, और प्राइस मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूँ। 10,000 की गुड्स है, इस पर 5% अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट 5% है ना, 5% कैलकुलेट करूँगा तो ये बन जाएगा 500। तो 10,000 में से अगर 500 लेस कर दूँ तो इसकी प्राइस बन जाती है इनवॉइस प्राइस 9,500। यानी मैं जब भी कस्टमर को बेचूंगा सामान तो कस्टमर्स को मैं ये सामान $9,500 में सेल करूँगा। कस्टमर को मैंने ये भी कहा कि अगर आप 10 डेज़ में इसकी पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको इस पर मज़ीद 2% डिस्काउंट दे दूँगा। और सपोज़ करता हूँ कि कस्टमर ने मुझे 10 डेज़ से पहले पहले इसकी पेमेंट कर दी, तो मैं कस्टमर को इस पर 2% और डिस्काउंट दूंगा। किस प्राइस पर दूंगा, क्या 10,000 पर दूंगा, तो इसका जवाब है नहीं। जो इस वक्त मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है, जिस कीमत पर मैंने कस्टमर को बेचा हुआ है उसी कीमत के मुताबिक मैं उसे डिस्काउंट दूंगा। तो कस्टमर को ये मैंने माल 10,000 के हिसाब से नहीं बेचा बल्कि $9,500 के हिसाब से बेचा, तो डिस्काउंट भी इसी प्राइस पर दिया जाएगा। तो $9,500 का जब मैं 2% कैलकुलेट करता हूँ, मुमकिन है कि भाई मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, तो 2% कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे $190 जो है वो कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं जो कस्टमर को डिस्काउंट देता हूँ वो $190 का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो अब जो कस्टमर को प्राइस जा रही है, यानी कस्टमर को जो प्रोडक्ट पड़ रही है वो कितने में पड़ रही है, 9,500 में से $190 माइनस करते हैं तो कस्टमर के लिए जो प्राइस बनती है वो $9,310 बनती है। यानी कस्टमर मुझे एक्चुअली ये अमाउंट पे करेगा, नेट प्राइस इतने पे मुझे पे करेगा। ठीक है, यानी कस्टमर मुझे
$310 पे करेगा। हालांकि सामान 10,000 का था, पहली बार $500 का डिस्काउंट मिला, दूसरी बार $190 का डिस्काउंट मिला, तो 2 बार डिस्काउंट मिलने के बाद कस्टमर मुझे $9,310 पे करेगा। ठीक है, अब एंट्री की तरफ आ जाते हैं। पहली एंट्री हम बनाते हैं सेल की। मैंने कस्टमर को ये गुड्स बेची है, उधार पर बेची है या कैश पे बेची है, तो इसका जवाब है उधार पर बेची है। कैसे पता? जब आप कस्टमर को ये टर्म दे रहे हैं ना कि अगर 10 दिन में पैसे दे दिए, तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब यही बनता है कि कस्टमर ने अभी पैसे नहीं दिए, तभी तो मैं उससे ये बात कह रहा हूँ कि ठीक है अभी पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, अगर 10 दिन में पैसे दे दोगे तो 2% डिस्काउंट दे दूंगा मैं आपको। तो इट मीन्स कि कस्टमर ने अभी मुझे पैसे नहीं दिए। किस दिन? जिस दिन मैंने सामान बेचा है, यानी मैंने ये सामान कस्टमर को उधार पर बेचा है, कैश पर ये सामान नहीं बेचा। ठीक है, अगर किसी को मैं कैश पर सामान बेचूंगा तो मैं उसे ये जुमला कभी नहीं कहूँगा, इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन 10 डेज। मैं उसे कभी नहीं कहूँगा अगर 10 दिन में पैसे दे दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि अगर मैंने कैश पर सामान बेचा तो कस्टमर ने तो पैसा मुझे उसी वक्त दे दिया, हिसाब किताब ही ख़त्म हो गया। जब हिसाब किताब ख़त्म हो गया तो मैं उससे ये बात क्यों कहूँगा कि अगर 10 दिन में पैसे दे दोगे तो 2% डिस्काउंट दूँगा? कस्टमर बोलेगा नहीं 10 दिन की बात कर रहा हूँ मैं अभी 10 सेकंड के अंदर पैसे दे दिए। तो ये जुमला उसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी को उधार पर सामान बेचते हैं या उधार पर सामान खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि मैंने उधार पर सामान सेल किया है, मुझे अपने कस्टमर से उधार लेना है। उधार लेने के लिए क्या लफ्ज़ है? ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड है, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है। एसेट बढ़ रहा है यानी उधार बढ़ रहा है, उधार बढ़ता है तो डेबिट साइड पर, यानी ए बी कंपनी डेबिट साइड पर आ जाएगा। किस अमाउंट से? 9,500 से। 10,000 नहीं आएगा, 500 का ट्रेड डिस्काउंट था, वो उसी वक्त माइनस हो गया, तो डिस्काउंट निकालने के बाद प्रोडक्ट की प्राइस बनती है इसी दिन 9,500। तो ट्रेड रिसीवेबल यानी ए बी कंपनी डेबिट साइड पर आ गया 9,500। और क्रेडिट साइड पर क्या लिखा मैंने? सेल्स। क्यों? क्योंकि कस्टमर को मैंने सामान सेल किया है, बेचा है। सही है, सेल हमारे लिए क्या है? इनकम है, और मेरी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है तो लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। तो सेल को मैंने रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड पर, यानी मेरी जो सेल हुई है वो $9,500 की सेल हुई है। अब कस्टमर मुझे इसकी पेमेंट कर देता है। जब कस्टमर मुझे इसकी पेमेंट करेगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा कैश। कितना? मुझे कस्टमर से कितने लेने? $9,500। क्या कस्टमर मुझे पूरे $9,500 देगा? तो इसका जवाब है नहीं, कस्टमर मुझे $9,310 देगा। क्यों देगा? क्योंकि कस्टमर को मैंने दोबारा एक और डिस्काउंट दिया $190 का, तो वो कस्टमर वो डिस्काउंट भी लेस करेगा और फिर मुझे पे करेगा $9,310, यानी कस्टमर मुझे कैश पे करेगा $9,310 का। तो कैश मेरे पास आएगा, कैश एसेट है, एसेट जब मेरे पास बढ़ जाएगा तो कहाँ लिखूंगा मैं उसे? डेबिट साइड पर। और कस्टमर को मैंने $190 का डिस्काउंट दिया। जब मैं कस्टमर को डिस्काउंट दूंगा तो ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मेरा एक्सपेंस है, नुकसान हो रहा है। तो अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड पर। तो मैंने अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया $190 से डेबिट साइड पर। नाम क्या रखा हुआ इसका? हमने डिस्काउंट अलाउड, कि हमने कस्टमर को अपने डिस्काउंट दिया है। और कस्टमर से मुझे पैसा लेना था, ट्रेड रिसीवेबल था $9,500 का। क्या अब कस्टमर पर ये रिसीवेबल है? तो इसका जवाब होगा नहीं। जितना उधार था ये पूरा उधार ख़त्म हो गया। अब आप बोलें सर पैसा तो पूरा नहीं मिला। कोई बात नहीं, पैसा बेशक पूरा नहीं मिला, लेकिन बाकी के बदले मैंने ये नहीं कहा कि कस्टमर मुझे बाद में पैसा देगा, बल्कि बाकी के बदले मैंने कहा कि ठीक है मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। तो अब कस्टमर के ऊपर कोई उधार बाकी नहीं है। तो ये जो उधार था ट्रेड रिसीवेबल के नाम से, ए बी कंपनी के नाम से, ये पूरा उधार ख़त्म हो गया। ये उधार था किस साइड पर? डेबिट साइड पर। जब मैं इसे ख़त्म करूँगा तो कहाँ लिख दूंगा? क्रेडिट साइड पर। तो ए बी कंपनी के उधार को मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड पर। तो एंट्री अगर आप चेक करेंगे तो डेबिट में भी सेम अमाउंट है और क्रेडिट में भी सेम अमाउंट है, यानी हमारी एंट्री बैलेंस हो जाती है। सही है जनाब। तो ये डिस्काउंट के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिन्हें आपको अपने जहन में रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी हमारी रिकॉर्ड्स में शो नहीं किया जाता, और कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। वो दोनों ही डिस्काउंट हमारे रिकॉर्ड्स में शो किए जाएंगे। कब? जब वो डिस्काउंट हमें मिलेंगे। मुमकिन है कि हम 10 दिन में पेमेंट ना करें या हमारा कस्टमर हमें 10 दिन में पेमेंट ना करे, तो वो जो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट था, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, फिर वो डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा ही नहीं तो फिर इसका मतलब पूरी पेमेंट की जाएगी। तो ये जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, ये कंडीशनल डिस्काउंट है, यानी अगर वक्त पर पेमेंट कर देंगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा, और जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सही है जनाब। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।